थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद कुशाग्र बोला, अब हमें चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। कुशा भाई सही बोल रहे। सिया बेबी को देखते हुए बोली, पर अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी हम घर जाकर क्या करेंगे। कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, हमारा तो पता नहीं, पर तुम घर जाकर आराम करोगी और कुछ भी नहीं समझी, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपना सर नीचे कर लेती है। वही सिया को ऐसे देख मालती जी और डॉक्टर रागिनी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और डॉक्टर रागिनी बोली, सिया तुम्हारे हस्बैंड ठीक बोल रहे हैं, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, भले ही चोट थोड़ी हल्की है पर तुम्हें आराम की जरूरत है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और बेड से उठने लगाती है। कुशाग्र, ये तुम क्या कर रही हो? सिया, घर जाने के लिए बेड से उतरना तो पड़ेगा ना, बस वही कर रही हूँ। कुशाग्र, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिया कुशाग्र को अजीब नजरों से देखती है और मन में बोली, चोट मुझे लगाती है, पर असर इनके ऊपर हो रहा है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। सिया को ऐसे खोया हुआ देख कुशाग्र बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? सिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ना में सर हिला देखती है। कुशाग्र मालती जी और डॉक्टर रागिनी को देखते हुए बोला, आज जो भी हुआ उसके लिए आपको थैंक यू। मालती जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आपकी वाइफ ने मेरे और मेरी फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे हम चाह कर भी उतर नहीं सकते हैं। कुशाग्र, अब हमें चलना चाहिए, इतना बोल सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और बोला, चलो चलते हैं। सिया, मैं खुद चल सकती हूँ। कुशाग्र ने कहा, अच्छी बात है, फिर कभी चलकर दिखाना, अभी तुम रहने दो। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र कुशा को देखता है और बोला, कुशा तुम दवाइयां ले लो और चलो। कुशा जी भाई इतना बोल सामान उठा लेती है, जैसे जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर अजीत बोले, सिया युवराज से मिलने आती रहना, युवराज मासी को बाय बोलो। डॉक्टर अजीत की बातों को सुन कुछ कुशाग्र रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखा है और बोला, मासी नहीं बुआ, युवराज की बुआ और आपकी बहन है सिया। कुशाग्र की बातों को सुन सिया शर्म से अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लेती है। वही कुशाग्र की बातों को सुन बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। डॉक्टर अजीत मुस्कुराते हुए बोले, युवराज फूफा जी को बाय बोलो। डॉक्टर अजीत की बातों को सुन कुशाग्र उनको अपनी सर्द नजरों से देखता है और सिया को लेकर वहां से चला जाता है। वही कुशा डॉक्टर अजीत को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप बेस्ट है, पहली बार किसी ने मेरे भाई को चुप कराया, अब तो मुझे आपसे मिलने आना ही पड़ेगा। डॉक्टर अजीत, जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुशा, अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोल वह लोग वहां से चले जाते हैं। मालती जी उनको जाते हुए देखा, हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। डॉक्टर अजीत, आप सही बोल रही हैं। यहाँ कुशाग्र सिया को ले जाकर कर में बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। कुशा जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है और बोली, मैं ड्राइव कर रही हूँ, आप सिया के साथ बैठिए। कुशाग्र हाँ में सिर हिला लेता है। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है, वो थोड़ा गुस्से में था। सिया कुशाग्र के सीने में अपना सर रखती है और अपने हाथ की उंगली को उसकी गर्दन में चलते हुए बोली, आप गुस्सा हो? कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर सिर पर अपना सर टिका देता है और कुछ भी नहीं बोलता है। सिया अपनी नज़रें ऊपर कर कुशाग्र को देखती है, वो शांत था। सिया दोबारा बोली, बताए ना आप गुस्सा हो? कुशाग्र को चुप देख सिया चिढ़ जाती है और उसकी गर्दन पर अपने दांतों को गाड़ा देती है। सिया की बाइट से कुशाग्र को तेज दर्द होता है, उसकी आंखें खुल जाती है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। कुशाग्र को आह की सून कुशा कार रोक देखती है और पीछे मुड़कर देखती है और बोली, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कुशा के ऐसे देखने से कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है, जो नजारे नीचे किए हुए बैठी थी। कुशा दोबारा बोली, भाई क्या हुआ? कुशा की आवाज सुन कुशाग्र खुद को नॉर्मल करता है और बोला, कुछ नहीं, कुछ चुप गया था पीठ पर, मैं अब ठीक हूँ, तुमको चलो घर। कुशा, एक बार सीट देख लीजिए, शायद कुछ हो। कुशाग्र, कुछ नहीं, मैंने देख लिया है, तुम चलो। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र बोला, वो अखंड कहाँ गया? कुशा, उसके डैड का कॉल आया था, इसलिए वो पहले ही चला गया था, कुछ अर्जेंट काम था। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है। कुशा कार स्टार्ट कर देती है। सिया कुशाग्र को देखती है, वो उसे घूरकर देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता है और फिर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। सिया एकटक कुशाग्र को देख रही थी। तभी कुशाग्र आंखें बंद किए हुए सिया की कमर को पकड़ अपने करीब करता है और उसके सर को अपने सीने में रखते हुए बोला, आराम करो। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। सिया धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऊपर ले जाती है
और कुशाग्र की शर्ट को हल्का सा साइड करती और जहां उसमें बाइट किया था उसी जगह को देखने लगाती है। सिया के छोटे छोटे दांत गड़े हुए थे। सिया धीरे से बोली, दर्द हो रहा है? कुशाग्र अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, नहीं। सिया उसी निशान पर अपने होठों को रख लेती है और चूम लेती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो अगले पल छुपा लेता है। थोड़ी देर में घर आ जाता है। कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है, सिया की अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। घर का माहौल थोड़ा अजीब था। सिया और कुशाग्र को महसूस होता है। राधिका जी सिया को देखती है और बोली, सिया तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिया बोली, माँ ठीक हूँ। राधिका जी गुस्से से कुशाग्र को देखती है। राधिका जी को गुस्से में देख कुशाग्र एक नजर सक्षम को देखता है। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ने लगता है। तभी राधिका जी बीच में आती है और बोली, सिया से दूर रहो। तुम सिया से कोई बात नहीं करोगे। सिया तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगी। राधिका जी बातों को सुन कुशाग्र बोला, सिया मेरी बीवी है और वो सिर्फ मेरी ही सुनेगी। राधिका जी बोली, तुम्हारी बीवी से पहले वो मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नफरत की आग की थोड़ी सी भी आंच मेरी बच्ची पे पड़े। इसलिए आज से और अभी से तुम सिया से दूर रहोगे। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, ये फैसला करने से पहले एक बार सिया से तो पूछ लीजिए, उसे आपकी बातें मंजूर है या नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी सिया को देखती है और उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, बेटा तुमको अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो भी करूंगी तुम सबके भले के लिए करूंगी। राधिका जी की बातों को सुन सिया हाँ सर हिला देती है और बोली, माँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सिया की बातों को सुन राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया की बाजू को पकड़ अपने पास करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मेरा क्या? इतना बोल सिया को गुस्से से देखने लगता है। सिया दर्द से तड़प रही थी। कुशाग्र ने गुस्से में सिया की चोट को कसकर पकड़ लेता है। सिया की चोट से हल्का हल्का खून निकलने लगता है। सिया दर्द से तड़पते हुए रोने लगाती है और बोली, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। कुशाग्र को तो सिया की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वही राधिका जी बोली, कुशाग्र उसे छोड़ो। कुशाग्र अपनी उंगली आगे करते हुए बोला, बीच में मत आए माँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। आपको जो कहना था आप कह चुकी, अब मेरी बारी है। कुशाग्र को इतने गुस्से में देख हर कोई घबरा जाता है। वही राधिका जी गुस्से से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, तो बताओ, अब मुझे भी जानना है, तुम किसे चुनती हो, मुझे या माँ को? कुशाग्र का गुस्सा बढ़ रहा था। वही सिया दर्द से तड़प रही थी। घाव ताजा होने के कारण उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा था, पर कुशाग्र को तो उसके दर्द से इस वक्त कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिया को तड़पता देख कुशा बोली, भाई सिया को छोड़ दीजिए, उसे दर्द हो रहा है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र बोला, इस वक्त मेरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चुप रहो। कुशाग्र के गुस्से को देख कुशा चुप हो जाती है। दर्द की वजह से सिया के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही ये सब देख राधिका जी गुस्से में बोली, कुशाग्र छोड़ो उसे। इतना बोल कुशाग्र का हाथ पकड़ छुड़ाने लगती है, पर कुशाग्र की पकड़ कस रही थी, जिससे सिया दर्द से बेहाल हो गई थी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। ये सब देख राधिका जी गुस्से में कुशाग्र के गाल पर एक तमाचा मार देती है। अचानक ऐसा होने से कुशाग्र को पकड़ ढीली हो जाती है और राधिका जी सिया को उससे दूर करती है। सिया दर्द में तड़पते हुए सोफे में बैठ जाती है। वही कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। राधिका जी बोली, एक नजर खुद को देखो, शैतान बन गए हो तुम। इस नफरत की आग में जलते जलते अपने अंदर के इंसान को तुमने जला डाला है। दर्द से तड़प रही है सिया, पर तुम्हें उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमको तो बस अपना जवाब चाहिए। ये सब क्या है? एक नजर उसकी तरफ देखो। कुशाग्र सिया को देखता है, जो आंखों में आंसू लेकर उसी को देख रही थी। कुशाग्र शांत था। राधिका जी बोली, अब तुमको चुना ही होगा, तुमको तुम्हारी ये नफरत चाहिए या हम सब? राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और अपनी सर्द आवाज में बोला, मुश्किल वक्त में हार मानकर रिश्ता खत्म करना आसान रास्ता होता है। हार मानना मेरी आदत नहीं और आसान रास्ता लेना मेरी फितरत नहीं। मैं गहराइयों में जा चुका हूँ, जहां से लौटना आसान नहीं है। राधिका जी कुशाग्र को देखती है और बोली, तुम गलती कर रहे हो कुशाग्र। कुशाग्र बोला, माँ गलतियों की सजा नहीं होती है, गलतियां ही सजा है, और इस सजा से कोई नहीं बच सकता है। मैं भी नहीं और आप भी नहीं।
इसलिए मुझे रोकने की ये बेकार कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसमें तकलीफ सिर्फ आपको होगी। राधिका जी गुस्से में जैसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी कुशा बोली, माँ आप किसे बचाना चाहती हैं? भाई को या उन कातिलों को जिन्होंने पापा को बेरहमी से मार डाला? आप क्या चाहती है? कुशा की बातों को सुन राधिका जी बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? और ये सब तुमको किसने कहा? राधिका जी की बातों को सुन कुशा बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे कोई कुछ भी बोले दे और मैं मान लूं। मुझे सब याद है। आप भले ही सब भूल सकती हैं, पर मैं नहीं। और भाई जो भी कर रहे हैं सब सही है। अगर आप भाई को नहीं रोकती तो बहुत पहले पापा के कातिलों को सजा मिल जाती। ये सब सुन राधिका जी बोली, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे। तुम दोनों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान दो। तुम दोनों की जिंदगी बहुत बड़ी है। ये लड़ाई झगड़ा नफरत बदला इन सब में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कुशा बोली, माँ भाई जो भी कर रहे हैं सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। राधिका जी बोली, भरोसा और ये बातें अलग है। तुम दोनों एक गलत रास्ते पर चल रहे हो जिसकी कोई मंजिल नहीं है। गुस्सा और नफरत में बहुत फर्क होता है। गुस्सा एक वक्त में खत्म हो सकता है, पर नफरत हमें तड़पती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इस वक्त तुम दोनों भी नफरत की आग में जल रहे हो। मुझे डर है कहीं ये नफरत तुम दोनों को न जला दे। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। कुशाग्र जो भी होगा मैं देख लूंगा। राधिका जी बोली, जब तुम दोनों ये ठान ही लिया है तो अब मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपना भला जानते हो। तुम दोनों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूं? इतना बोल वही सोफे में बैठ जाती है। राधिका जी की हालत देख सिया उनके हाथ को पकड़ती है और बोली, माँ प्लीज मत रोइए। इतना बोल सिया अपने आंसू को पोंछती है और जाकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और बोली, आप समझा क्यों नहीं रहे हैं? माँ जो भी बोल रही हैं कुछ सोच समझकर ही बोल रही होंगी। एक बार माँ के नजरिए से सोच कर देखिए, ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? पापा जी के लिए। पर पापा जी यहाँ नहीं है और माँ है। मैं मानती हूँ पापा जी के साथ गलत हुआ है, पर उनके साथ गलत करने वाले दूसरे थे। पर माँ क्या, उनकी तड़प और दर्द आपको क्यों नहीं दिखती है? उनके साथ गलत करने वाले तो उनके अपने हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिया एक नजर माँ को देखिए, आप पापा जी को तो खो चुके हैं। खुदा ना खास्ता आपकी इस लड़ाई में उनको कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? सिया की बातों को सुन कुशाग्र के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो एक उल्टा हाथ सिया के गाल पर मार देता है, जिससे सिया सीधा सोफे में गिर जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। कुशाग्र नीचे झुकते हुए सिया के मुंह को अपनी उंगलियों में दबा लेता है और बोला, अपनी लिमिट मत भूलो। आज ये सब बोल दिया, अगली बार ऐसा कुछ मत बोलना वरना। इतना बोल सिया के मुंह को छोड़ देता है और कुशाग्र वहां से चला जाता है। सिया बेसुध सी बैठी थी। कुशा दौड़ते हुए सिया के पास जाती है और जैसे उसे पकड़ने लगाती है, तभी राधिका जी अपना हाथ दिखा देती है और बोली, दूर रहो। तुम दोनों को मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहना चाहिए। आप सही और समझदार लोग हैं, इसलिए प्लीज हमसे दूर रहिए। कुशा बोली, माँ आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भाई के साथ बहुत कुछ हुआ और घर में ये सब इसलिए भाई से गलती हो गई। राधिका जी बोली, गलती और आप लोगों से हो ही नहीं सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से तुम और कुशाग्र सिया से दूर रहोगे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कोई रिश्ता भी है। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने कमरे ले जाती है। वही कुशा सक्षम को देखती है, जो अभी शांत खड़ा था। कुशा बोली, ये सब आपने किया है? सक्षम क्या मतलब है तुम्हारा? कुशा, आपने ने माँ को सब बताया है। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, तुमको लगता है मैं ये हरकत कर सकता हूँ? कुशा बोली, पर आपको सब पता था और आप घर में थे, तो इससे साफ यही हुआ कि आपने माँ को सब कुछ बताया है। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, अगर तुमको ऐसा लगता है तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। इतना बोल जाने लगता है। तभी कुशा सक्षम का हाथ पकड़ लेती है और बोली, मैं सिर्फ पूछ रही थी। सक्षम अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, भरोसा मेरे लिए बहुत जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी हमारे बीच है, इसलिए प्लीज कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और एक बात, तुम और कुशाग्र सर बिल्कुल एक जैसे हो। जो तुम दोनों को सही लगता तुम्हारे लिए वही सही है, बाकी दुनिया झूठी है। आज जो भी सिया के साथ हुआ सही नहीं था। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है।
वही सक्षम को गुस्से में जाते देख कुशा बोली, ये सब क्या हो रहा है? एक पल में सब कुछ बिखर रहा है। इतना बोल कुशा परेशान वही बैठ जाती है। कुशा सब कुछ शुरू से सोचती है और खड़ी होती है और बोली, मुझे भाई से बात करनी होगी। इतना बोल कुशाग्र के पास जाने लगाती है। वही कुशाग्र बाहर गार्डन में एक चेयर में बैठा था। सक्षम कुशाग्र के पास जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कुशाग्र सक्षम को बिना देखे बोला, क्या हुआ था यहाँ? सक्षम बोला, आपके कहने पर मैं घर आया, यहाँ सब ठीक था, तानिया और माँ आपस में बातें कर रही थी। मैं अपने रूम चला जाता हूँ, तभी मुझे एक कॉल आता है। वो कोई आदमी था। उसने कहा अगर मैं सिया की जान बचाना चाहता हूँ तो मुझे माँ को आज की सारी बात बतानी होगी, वरना वो सिया को मार देगा। ये सब सुन मैंने आपको कॉल किया पर आपका फोन बिजी बता रहा था। धीरे धीरे मेरी घबराहट बढ़ रही थी और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने माँ को सब बताया, तभी उसका दोबारा कॉल आया और माँ ने मेरे हाथ से फोन ले लिया और फिर उस आदमी ने लंदन की बातों को घुमा फिरा कर माँ को बताया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कुशाग्र बोला, हर तरफ से मुझे घेरा जा रहा है। उनको पता था मेरी ताकत और कमजोरी मेरी फैमिली है, इसलिए उसने मेरी फैमिली पर वार किया। सक्षम बोला, कोई तो है जो हमारे बीच रहकर ये सब कर रहा है, वरना आज तक कोई घर के इतना अंदर तो नहीं आया है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र बोला, अब बहुत हुआ, इस बार उसने हद पर कर दी, अब मेरी बारी। इतना बोल गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी सक्षम की नजर कुशाग्र के हाथ पर जाती है, जिसमें कांच का टुकड़ा था, जिससे कुशाग्र की हथेली से खून निकल रहा था। सक्षम कुशाग्र के पास आता है और बोला, सर आपके हाथ से खून निकल रहा है। कुशाग्र अपने हाथ को देखता है और बोला, आज इसने गलती की है और हर गलती की सजा है, वही सजा खुद को से रहा हूं। सक्षम बोला, सिया पर हाथ उठाकर अपने गलती की सर, अगर आप सही थे तो गलत वो भी नहीं थी। माँ की हालत को देख उस वक्त उसे जो सही लगा उसने वही किया। कुशाग्र सक्षम की बातों को सुन मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है, भाई को बहन की फिक्र हो रही है। यहाँ सबके पास दिल है और सबको एक दूसरे की फिक्र है, बस मैं ही एक पत्थर दिल और बेरहम हूँ जिसे सिर्फ अपनी फिक्र है। इतना आगे आने के बाद एक कदम भी पीछे जाने से तुमको अच्छे पता है ना क्या हो सकता है। ये लड़ाई और नफरत आज की नहीं जो मेरे रुकने से रुक जाएगी। ये लड़ाई और नफरत बहुत पुरानी है, जो वक्त से साथ और ज्यादा बढ़ रही है। माँ को सिर्फ मेरी फिक्र है, पर मुझे हर किसी की फिक्र है। माँ की कुशा तुम्हारी और सिया भी। मैं कैसे रुक जाऊं सब कुछ जानते हुए? सक्षम बोला, मुझे पता है आप सही है, पर यह हालत सही नहीं है और अभी आपको हालत को देखते हुए चलना चाहिए। कुशाग्र बोला, वही तो कर रहा हूं, 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त कुशाग्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सक्षम, 2 दिन बाद क्या है? कुशाग्र, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहां से। सक्षम एक नजर कुशाग्र को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर कुशाग्र वही रहता है और उठकर वहां जाने लगता है। तभी कुशा आती है और बोली, भाई आपने ये सही नहीं किया। कुशाग्र एक नजर कुशा को देखता है और बोला, मैंने जो भी किया मुझे उसका अंदाजा है, इसलिए किसी को मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो वहां से अपनी कार के पास चला जाता है। कार में बैठ कुशाग्र वहां से निकाल जाता है। यहाँ राधिका जी सिया को अपने कमरे में लाती है। उसके हाथ से बहते खून को देख वो जल्दी से उसके हाथ की पट्टी को खोलते हैं और घाव को देखने लगती है जो बहुत ही ज्यादा गहरा था। खून बह रहा था जिसे देख पल्लवी जी फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और जल्दी जल्दी खून को साफ करने लगती है। उसमें दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। तभी वहां कुशा आती है और दवाइयां को टेबल में रखते हुए बोली, माँ ये सिया की दवाइयां हैं जो आपको उसे देनी है। और एक नजर सिया को देखती है, जो अभी भी चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी, ना रो रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। सिया की ऐसी हालत देख कुशा को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। भले ही वो कुशाग्र की साइड थी, पर कुशाग्र का सिया पर हाथ उठाना वो इस बात के खिलाफ थी, इसलिए उसे सिया के लिए बहुत बुरा लगा रहा था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना सही नहीं था। इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में आ जाती है और बेड में बैठकर सक्षम और कुशाग्र की बातों को याद करने लगती है। कुशा ने सक्षम की हर बात को याद करते हुए बोली, मतलब ये सब करने वाला इंसान हमसे जुड़ा हुआ है और वो हमारे आसपास है, बस हमारा ध्यान उस पर नहीं है। कौन हो सकता है? इतना बोल कुशा सोचने लगाती है।
यहाँ राधिका जी सिया को दवाई खिला देती है और उसे बिस्तर पर लेटा देती है। धीरे धीरे सिया पर दवाई का असर हो रहा था और वो नींद में चली जाती है। इस तरह रात निकाल जाती है। अगली सुबह सिया की नींद खुलती है और वो खुद को राधिका जी के कमरे में देख थोड़ा सा चौंक जाती है, पर उसे कल रात की जैसे ही सारी बातें याद आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया अपने आंसुओं को पोंछ है और उठकर अपने कमरे की तरफ जाती है। उसकी पहले तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर वही खड़ी कमरे के गेट को देखती है, फिर खुद को हिम्मत देते हुए सिया गेट खोलती है और अंदर देखती है, वहां कोई भी नहीं था। सिया अंदर आती है और पूरे कमरे को देखते हैं, कमरा खाली था। सिया क्वार्ट के पास जाती है और अपने कपड़े लेती है और बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है। कुशाग्र को वहां ना देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से सक्षम के कमरे के पास जाती है और गेट को नॉक करती है। सक्षम जाकर गेट खोलता है और सिया को देखता है। सिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सक्षम ने कहा, अंदर आ जाओ। सिया अंदर जाती है। सक्षम ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोलना है। सिया अपनी नजरें नीचे कर धीरे से बोली, वो। सक्षम ने एक नजर सिया को देखा और कहा, तुम सर के लिए यहाँ आए हो। सक्षम की बातों को सुन सिया हाँ में सर हिला देती है। सक्षम, वो जब परेशान रहते हैं तो अक्सर ही घर नहीं आते हैं, इसलिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। सिया अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखती है और बोली, पर वो गए कहाँ है। सक्षम ने कहा, सॉरी सिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो सिर्फ सर ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ भी बताने के लिए स्पेशली मना किया है, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, सॉरी। सक्षम की बातों को सुन सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है। वही एक नजर सिया को देखता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे गाल में उंगलियों के निशान थे जो काले पड़ चुके थे। उंगलियों के निशान देख सक्षम बोला, सॉरी सिया, मेरी वजह से ये सब हुआ। और इतना बोल चुप हो जाता है। सक्षम की बातों को सुन सिया बोली, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी हुआ वो सब एक ना एक दिन होना ही था। सिया आगे बोली, और प्लीज इन सब को लेकर खुद को ब्लेम मत करिए, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल सिया वहां से नीचे आ जाती है। सिया मंदिर में चली जाती है और पूजा करने लगती, पर आज उसका मन थोड़ा सा व्याकुल था। पता नहीं, पर वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। अजीब सी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। सिया अपनी पूजा खत्म कर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखी है सामने कुशाग्र खड़ा था। कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसे वो अगले पल छुपा लेती है और ध्यान से कुशाग्र को देखती है। बिखरे हुए बाल, शर्ट की 2 बटन खुली है। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा और बेचैनी थी। तभी उसकी नजर कुशाग्र के हाथ पैर जाती है, जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था जो जम गया था। हाथ में काफी चोट थी, जिन्हें देख सिया दौड़ती हुई कुशाग्र के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ये चोट कैसे लगी आपको। कुशाग्र गौर से सिया के चेहरे को देखता है। सिया के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। कुशाग्र अपने हाथ को अपनी तरफ खींच लेता और बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना बोल अपने रूम की तरफ चला जाता है। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुछ भी नहीं बोल पाती और कुशाग्र को जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे जो बह जाते हैं। आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं तुझे लड़ना नहीं चाहती, बेवजह किसी बात पर झगड़ना नहीं चाहती, बल्कि बताना चाहती हूँ दिल में क्या है मेरे। अब तुझको खोने का डर भी लगता है, यही सोच के हर बार रो देता हूँ, पर हर बार तू मुझे गलत समझ लेता है। इतना बोल सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब संभाले। कितनी मुश्किल से तो उसने सब कुछ ठीक किया था। सिया अपनी आंखें खोलती है और खुद को शांत करती है और अपने कमरे की तरफ जाती है। सिया देखती है गेट खुला था। वो धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है और देखती है कुशाग्र सोफे में अपना सर टिका कर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। सिया की नजरें उसके हाथ पर जाती है जो जख्मी था। सिया जल्दी से दवाई लेती है और कुशाग्र के पास जाने लगाती है। तभी कुशाग्र बोला, वहीं रुक जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सिया, वो मैं। सिया कुछ बोलती तभी पीछे से सक्षम बोला, सिया मेरे साथ मेरे कमरे में थी, मुझे सिया से कुछ बात करनी थी। सक्षम की बातों सुन राधिका जी बोली, सिया अब तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों तुम्हारे पास आए, और तुम उनसे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। राधिका जी की बातों सुन सिया शॉक्ड थी। उसे लगा राधिका जी ये सब गुस्से में बोल रही थी, पर इन बातों को लेकर वो इतनी सीरियस है उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। सिया सक्षम को देखती है
सक्षम उसे शांत रहने का इशारा करता है। सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी बोली, सिया तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ आश्रम चल रही हो। सिया पर माँ मुझे कॉलेज जाना है। राधिका जी बोली, आज नहीं, कॉलेज नहीं जा रही हो, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगी। राधिका जी की बातों को सुन सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, मेरी बीवी को मुझसे दूर रखने की कोशिश कर रही है। आप। कुशाग्र की आवाज को सुन सभी सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। ये सब बोलते हुए सख्त एक्सप्रेशन थे कुशाग्र के चेहरे पर। राधिका जी बोली, मैं सिया को तुमसे दूर नहीं कर रही, बल्कि तुमने खुद उसे खुद से दूर किया है और हमें छोड़ अपनी नफरत को चुना है, तो ये इल्जाम मुझ पर तुम नहीं लगा सकते। राधिका जी की बातों को सुनकर कुशाग्र उनकी आंखों में देखते हुए बोला, पर ये रास्ते तो अपने ही मेरे सामने रखे हैं, किसी एक को चुनने का, वरना। राधिका जी बोली, तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। कुशाग्र ने कहा, मजबूर तो आप कर रही हैं मां मुझे हैवान बनने के लिए, आपको पता है इन सब से मैं सुधारूंगा नहीं और ना ही बदलूंगा, बल्कि धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा, तो आप क्या चाहती हैं? कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, मैं अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी में सुकून और खुशियां चाहती हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात मानी ही होगी। कुशाग्र ने कहा, तो फिर मां आप मेरी भी सुन लीजिए। मैं अपने बदले को अधूरे में छोड़कर पीछे नहीं हटाने वाला, मैंने इन सब के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने अपने दिन रात सुकून हर पल को गंवाया है, ताकि एक दिन मैं इस जगह पहुंच सकूं कि अपने पापा के हर दुश्मनों से बदला ले सकूं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। और आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसके लिए चाहे मुझे आपके भी खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। इतना बोल कुछ कुशाग्र बाहर चला जाता है। राधिका जी उसे जाते हुए देख बोली, कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं जिस रास्ते में तुम जा रहे हो वहां तकलीफ और दर्द के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और एक माँ अपने बच्चों को तकलीफ और दर्द में कभी नहीं देख सकती। इतना बोल उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सिया बोली, माँ आप परेशान मत होइए, एक नए दिन वो आपको जरूर समझेंगे, बस अभी थोड़े गुस्से में है, इसलिए वो आपकी बातों को सुनकर अनदेखा कर रहे हैं। राधिका जी बोली, बस थोड़ा जल्दी समझ जाए, मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। इतना बोल तो सिया को देखने लगती है। सिया बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर हम हैं ना उनके साथ, आप इतना मत घबराए। सिया, चलिए नाश्ता बनाते हैं। राधिका जी हाँ में से हिला देती हैं और दोनों किचन में चली जाती है। वही सक्षम जाकर सोफे में बैठ जाता है और कुछ फाइलों को देख रहा था। तभी कुशा नीचे आती है और सक्षम को अकेला बैठा देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो किचन जाती है और अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, और वो कप कॉफी और बना रही थी तभी तानिया आ जाती है। कुशा कॉफी निकालकर कप में डालकर रखती ही है। तभी तानिया एक कॉफी उठा लेती और बोली, थैंक यू, मेरा भी बहुत मन कर रहा था कॉफी पीने का। इतना बोल कॉफी लेकर आती है और सक्षम के सामने बैठ जाती है और कॉफी को टेबल में रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। सक्षम अपनी फाइल को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। इतना बोल अपना काम करने लगता है। तभी कुशा कॉफी का एक कप लेकर आती है और सक्षम के सामने रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, ये कॉफी आपके लिए। सक्षम कुशा को इग्नोर करते हुए बोला, मुझे नहीं पीना, प्लीज इसे यहां से ले जाओ। सक्षम को गुस्से में देख कुशा बोली, आप मुझसे गुस्सा है, इसमें इस कॉफी का क्या दोष, प्लीज पी लीजिए। सक्षम गुस्से से कुशा को देखता है और बोला, मेरे पास वक्त नहीं है और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। सक्षम की बातों को सुन तानिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुशा तानिया के चेहरे की मुस्कुराहट को देख घुरकर तानिया को देखती है। तानिया अपनी कॉफी उठा लेती है और बोली, लगाता है मुझे यहां से जाना चाहिए। इतना बोल अपनी कॉफी लेकर वहां से उठकर चली जाती है। कुशा खुद को शांत करती है और सक्षम के बगल में बैठते हुए बोली, कल मुझे थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल तो रही हूँ, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? सक्षम बोला, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। इतना बोल अपनी फाइल उठाकर वहां से चला जाता है। सक्षम को ज्यादा देख कुशा बोली, ये लड़का मुझे भी ज्यादा नखरे करता है, ऐसे लड़कों को शादी के बाद ही सुधर जा सकता है, अभी तो खूब नखरे करते हैं, शादी के बाद फिर सारे नखरे इनके धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा लग रहा जैसे मैं बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड। जब देखो मनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, मुझसे ज्यादा नखरे तो इनके हैं। इतना बोल कॉफी पीने लगती है। कुशा किचन में आती है और सिया से देखकर बोली, सिया हमें कॉलेज चलना है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। सिया कुछ बोलती तभी राधिका जी बोली, वो कॉलेज नहीं जा रही, तुम आज सक्षम के साथ चली जाओ। कुशा पर मां, सिया कॉलेज क्यों नहीं जाएगी?
कुछ दिनों बाद हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आप ये सब बोल रही हैं। राधिका जी बोली, तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत खराब है। क्या एक दिन वो आराम नहीं कर सकती? और उसे जाना होगा तो वो खुद चली जाएगी। तुम दोनों भाई बहन अपने काम से मतलब रखो, सिया के लिए तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं उसके साथ, मैं उसे संभाल लूंगी। कुशा बोली, माँ प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, आप ऐसे हमें और सिया को अलग नहीं कर सकती। राधिका जी बोली, तुम मुझसे ये सब ना बोलो तो अच्छा ही होगा, मैं तुमसे भी नाराज हूँ। कुशा को समझा ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। कुशा सिया को देखती है। सिया बेचारा सा चेहरा बनाकर एक कोने में खड़ी थी। कुशा सिया के मन की बातों को समझा रही थी। कुशा बोली, सिया तुम आज आराम करो, मैं कॉलेज चली जाती हूँ, तुम कल से चलना। सिया बिना मन के हाँ में सर हिला देती है। कुशा वहां से अपने रूम चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर आती है। अब सभी खाने के लिए आ जाते हैं। कुशाग्र अभी नहीं आया था। सिया की नज़ारे गेट पर थी। राधिका जी बोली, वो नहीं आएगा, उसे अपने गुस्से के आगे किसी की कोई फिक्र नहीं है। राधिका जी की बातों को सुन सिया बोली, ऐसा नहीं है माँ, उनका गुस्सा बस कुछ पलों के लिए है, वो हम सब से बहुत प्यार करते हैं। सिया की बातों को सुन राधिका जी बोली, बेटा तुम अच्छी हो इसलिए ये सब बोल रही हो, और सब तुमको अच्छे लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिया बोली, माँ वो भी बहुत अच्छे, बस एक बार आप उनकी बातों को सुनिए और उनकी नजर से देखने की कोशिश करिए। उनके अंदर जो दर्द है वो गुस्सा का रूप लेकर बाहर आ जाता है। राधिका जी बोली, बेटा मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, पर हर दर्द का हाल नफरत और गुस्सा नहीं होती है, और जितना जल्दी कुशाग्र ये बातें समझेगा उतना ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, आपको यकीन है अगर वो पीछे हट जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिया की बातों को सुन राधिका जी एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर बोली, शायद सब ठीक हो जाए, पर किसी न किसी को तो पीछे हटना ही होगा, अगर इस लड़ाई को खत्म करना है तो। सिया जैसे ही कुछ बोलने लगती है, तभी राधिका जी बोली, बेटा तुम्हें इन सब बातों को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी आराम करो। इतना बोल खाने को टेबल में ले आती है और सभी को देने लगाती है। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, हार जीत का पता नहीं माँ, मुझे डर है कहीं ये जिद आपको गलत ना बना दे जिसके लिए आपको पछताना पड़े। आप दोनों में हार किसी की भी हो, दर्द आप दोनों को होगा। इतना बोल चुप हो जाती है। अब सभी खाने लगाते हैं। सिया बोली, मुझे अभी भूख नहीं है। राधिका जी बोली, बेटा तुमको दवाई खानी है, थोड़ा सा तो खा लो। राधिका जी की जिद करने पर सिया को थोड़ा सा खाना पड़ता है। अब कुशार और सक्षम कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, वही तानिया राधिका जी और सिया आश्रम के लिए निकल जाती है। सक्षम गाड़ी चला रहा था। कुशा बार बार सक्षम को देखती है और उससे बोलने के लिए कई बहाने करती है, पर सक्षम उसे फुल इग्नोर कर रहा था। कुशा चिढ़ते हुए बोली, गाड़ी रोकिए। कुशा की आवाज तेज थी जिससे सक्षम एक पल के लिए घबरा जाता है और अचानक से गाड़ी को रोक देता है और गुस्से से कुशा को घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत थी? कुशा आपने करने पर मजबूर किया है, मैं कब से बोल रही हूँ, एक आप है मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सक्षम मुझे अभी तुमसे कोई भी बात करने का मन नहीं है, इसलिए ये बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। कुशा सक्षम को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, अच्छा ऐसा तो फिर अब मैं भी अपने मन का करूंगी। इतना बोल अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। कुशा को ऐसा करता देख सक्षम बोला, ये तुम क्या कर रही हो? कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, अपने मन का। इतना बोल अपनी सीट से उठकर सक्षम की गोद पर बैठ जाती है और उसकी गर्दन पर अपने हाथ को लपेट लेती है और बोली, अब चलिए, और एक बात आपको बात नहीं करनी तो मत करिए। इतना बोल के सीने पर अपना सर रख लेती है। सक्षम बोला, तुम पागल हो। कुशा, मुझे पता है। सक्षम अब कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी कार स्टार्ट कर वहां से चल देता है। कुशा अपनी उंगलियों को सक्षम के गर्दन पर चला रही थी और धीरे धीरे सक्षम की शर्ट की ऊपर की 2 बटन खोले देती है और शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल धीरे धीरे उसके सीने में चालने लगती है। कुशा की हरकतों से सक्षम बेचैन हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल किए बैठा था, पर धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खो रहा था, जिसका अंदाजा कुशा को हो रहा था। सक्षम की हालत देख कुशा कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो उसे और ज्यादा परेशान करने लगाती है। कुशा सक्षम की गर्दन पर अपने होठों को रख चूमने लगाती है। चूमते हुए अपने होठों को उसके कान के पास ले जाती है और धीरे से बोली, किस मी। कुशा की बातों को सुन सक्षम अपनी सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप बैठो, ये सब करना बंद करो।
सक्षम की बातों को सुन कुशा अपने होठों को सक्षम के होठों के पास ले जाती है और अपनी धीमी आवाज में बोली, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। इतना बोल अपने होठों को सक्षम के सख्त होठों पर रख देती है। सक्षम अचानक से ब्रेक लगा देता है, गाड़ी रुक जाती है। झटके की वजह से कुशा सक्षम से थोड़ा दूर हो जाती है। सक्षम अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुशा सक्षम को ऐसे देख मुस्कुरा देती है। सक्षम अपनी आंखें खोलता है। कुशा थोड़ा सा घबरा जाती है, पर अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं देती है। सक्षम कुशा को कुछ भी नहीं बोलता है और गाड़ी को ऑटोमेटिक ड्राइव में लगा देता है, जिससे गाड़ी चलने लगाती है। कुशा को कुछ सक्षम आता उससे पहले सक्षम कुशा की कमर को अपने एक हाथ के पकड़ अपने करीब करता है। कुशा अपनी आंखें बड़ी कर सक्षम को देख रही थी। तभी सक्षम अपने दूसरे हाथ से कुशा की गर्दन को पकड़ अपने करीब करता। सक्षम के ऐसा करने से कुशा थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी सक्षम अपने होठों को कुशा के होठों पर रख देता है और उसे पैसेनेट किस करने लगता है। कुशा शांत बैठी थी। कुशा को शांत देख सक्षम अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी कमर को सहलाते हुए कसकर दबा देता है, जिससे कुशा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और कुशा सक्षम से दूर होते हुए बोली, दर्द हो रहा है, आपने ऐसा क्यों किया। कुशा की बातों को सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान रहा था, तुम ही शांत बैठी थी। इतना बोल कुशा को देखने लगता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा अपनी शर्ट को ऊपर कर अपनी कमर को देखती है, जिसे अभी भी सक्षम ने कसकर पकड़े हुए था। कुशा बोली, वैसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मनाते हैं, आज तो एक बार में मान गए। आप इतना बोली ही थी कि सक्षम उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रख देता है और बोला, मुझे ये सब करने के लिए मजबूर तुमने ही किया है, तो अब झेलो। इतना बोल फिर कुशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। धीरे धीरे कुशा भी उसका साथ देने लगाती है। सक्षम ने जहां उसकी कमर को दबाया था उसे सहलाने लगता है, जिससे उसे अच्छा लगता है। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी कॉलेज के सामने रुकती है। कुशा सक्षम के सीने में अपने चेहरे को छुपाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वही सक्षम उसकी पीठ पर धीरे धीरे अपने हाथों को चला रहा था, जिससे कुशा को आराम मिले। कुशा अपनी हौनफती आवाज में बोली, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना बोल कुशा अपने चेहरे को ऊपर करती है और अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लेती है। कुशा को ऐसे देख सक्षम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सक्षम उसके हाथों को नीचे करता है और बोला, कोई बात नहीं, हम दोनों एक रिलेशनशिप में, ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इसलिए तुम इनको लेकर परेशान मत हुआ करो। मैं तुमसे कितना भी गुस्सा हो जाऊं, पर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, और ये सब आपने दिमाग से निकाल कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है और बोली, मतलब अब आप मुझे गुस्सा नहीं है। सक्षम, मैं पहले भी तुमसे गुस्सा नहीं था, बस थोड़ा सा तुमको परेशान कर रहा था। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपको पता है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से घर का माहौल भी आजकल अच्छा नहीं है। मुझे समझा नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कुशा की बातों को सुन सक्षम उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं और सर है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये सब भूलकर तुम अपनी पढ़ाई और माँ पर ध्यान दो, वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहती है, तुम और सिया उनको संभाल सकते हो, इसलिए अभी के लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अब जाओ अपनी क्लास में, और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करना। कुशा सक्षम की बातों को हल्का सा मुस्कुरा देती और हाँ में सर हिला देती है। कुशा के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सक्षम भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, चलो अब जाओ, वैसे भी तुम लेट हो रही हो। कुशा अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखती है और बोली, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, 10 मिनट बाद मेरी क्लास है, इतना बोल जैसे ही जाने लगती है। तभी सक्षम के गाल में एक किस करती है और बोली, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। इतना बोल कुशा जल्दी से कार से उतर जाती है और मुस्कुराते हुए सक्षम को बाय बोल वहां से चली जाती है। कुशा को जाते देख सक्षम अपने गाल पर हाथ रखता है और बोला, ये लड़की पागल है। वही कुशा मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में जाती है। तभी उसके सामने अखंड आ जाता है और कुशा को देखते हुए बोल, सिया कहाँ है, और अब उसकी तबीयत कैसी है। अखंड के ऐसे अचानक सामने आ जाने से कुशा थोड़ा सा घबरा जाती है और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोली, पागल इंसान, तुमने मुझे डरा दिया। कुशा की बातों को इग्नोर करते हुए अखंड बोला, सिया कहाँ है और कैसी है।
अखंड की बातों को सुन कुशा बोली, वो ठीक है और घर में है। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं उसके पास। और ये मजनू की तरह सिया सिया करने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है ना सिया तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए प्लीज उससे दूर रहो, वरना भाई ने तो तुमको छोड़ दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल घुरकर अखंड को देखती है। कुशा की बातों को सुन अखंड बोला, तुम्हें हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है। मैंने कुशाग्र सर से बात कर ली है, उन्हें मुझसे अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये घूरना बंद करो। और रही बात सिया से दूर रहने की, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोल तो वहां से चला जाता है। वही अखंड की बातों को सुन कुशा बोली, भाई ने इसे क्या बात कर ली कि ये इतना उछल रहा है। इसे अभी भाई के बारे में पता नहीं है। जो इंसान अपनी मनपसंद कॉपी तक शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी बीवी को इसके हवाले कर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इतना बोल कुशा जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। यहां दूसरी तरफ सिया का आश्रम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर कुशाग्र का ही ख्याल आ रहे थे। राधिका जी भी सिया के उदासी को समझ रही थी। राधिका जी सिया के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? सिया, नहीं माँ, ऐसा नहीं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। राधिका जी को पता था सिया उनसे झूठ बोल रही है, पर अब वो कुछ भी नहीं बोलती है और थोड़ी देर सिया को देखती है और बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम थोड़ी देर से घर के लिए निकल रहे हैं। राधिका जी की बातों को सुन सिया के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती। वो खुश होते हुए बोली, सच्ची? राधिका जी, हाँ बेटा, मैं अंदर बाता कर आता हूँ। इतना बोल राधिका जी अंदर चली जाती है। सिया जाकर जल्दी से गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है और राधिका जी का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में राधिका जी और तानिया बाहर आते हैं। सिया को गाड़ी के पास देख राधिका जी बोली, बेटा तुम धूप में क्यों खड़ी हो? सिया बोली, नहीं माँ, मुझे धूप नहीं लग रही, आपने बोला ना कि घर चलने के लिए, बस इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। चलिए चलते हैं। इतना बोल सिया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। अब तीनों वहां से निकल जाती हैं घर के लिए। करीब 1 घंटे बाद सिया घर पहुंचती और जल्दी से अंदर आती है। सिया सीधे अपने रूम जाती है। रूम खाली था। सिया हर जगह देखती है, कुशाग्र कहीं भी नहीं था। सिया उदास हो जाती है और सोफे में बैठते हुए बोली, ये अभी तक घर नहीं आए, कहाँ है? इतना बोल अपने फोन को देखने लगती है। सिया फोन उठाकर कई बार कुशाग्र को कॉल करती है, पर एक बार भी कॉल का आंसर नहीं आता है। अब सिया परेशान हो रही थी और वहीं सोफे में अपना सर रख आंखें बंद करके बैठ जाती है। बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और इस तरह रात हो जाती है। तभी अचानक सिया की नींद खुलती है और वो टाइम देखती है, रात के 8 बजे बज चुके थे। कुशाग्र अपने कमरे को देखती है, कुशाग्र अभी नहीं आया था। सिया नीचे जाती है तो देखती है राधिका जी और कुशा किचन में खाना बना रहे हैं। सक्षम वही सोफे में बैठा काम कर रहा था। तानिया अपने मोबाइल को चला रही थी। सिया धीरे धीरे कदमों से सक्षम के पास जाती है और बोली, भाई। सिया की आवाज सुन सक्षम अपना सर ऊपर कर सिया को देखता है और बोला, हाँ सिया बोलो, कुछ कहना है? सक्षम की बातों को सुन सिया एक नजर राधिका जी को देखती है जो अपना काम कर रही थी और फिर सक्षम को देखते हुए बोली, कुशाग्र की कहाँ है? सुबह के गए हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए? सिया के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिसे देख सक्षम समझ जाता है कि सिया बहुत ज्यादा टेंशन में है। सिया की हालत देख सक्षम जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी उसके कान में लगे बड्स में एक आवाज आए, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप तुम अपना काम करो। उस आवाज को सुन सक्षम अपनी मुट्ठी बांध लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। सक्षम को चुप देख सिया उसके बगल में बैठ जाती है और आंखों में आंसू लेकर बोली, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, वो ठीक तो है ना? पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। इस वक्त मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो है ना? सिया की बातों को सुन सक्षम खुद को रोक नहीं पाता है और बोला, वो बिल्कुल ठीक है। आज रात एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए सर सुबह से इसी में बिजी है। तुम परेशान मत हो सर, कल सुबह तक घर आ जाएंगे। सक्षम की बातों को सुन सिया को अच्छा लगता है। वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, थैंक यू भाई। इतना बोल सिया वहां से चली जाती है। तभी सक्षम के कान पर गुस्से से एक आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? उसे आवाज को सुन सक्षम धीरे से बोला, सॉरी सर। इतना बोल अपने काम को करने लगता है। सक्षम की बातों को सुन सिया को अच्छा तो लगा, पर उसके मन की घबराहट अभी भी उसे परेशान कर रही थी।
पता नहीं, पर वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी राधिका जी बोली, चलो अब सब कोई खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना लग गया है। राधिका जी की आवाज सुन तानिया, सक्षम भी डाइनिंग टेबल में चले जाते हैं। आप सभी खाना खाने लगते हैं। राधिका जी सक्षम को देखते हैं और बोली, कुशाग्र कहाँ है, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई? सक्षम बोला, सर की मीटिंग है, इसलिए वो ऑफिस में है। सक्षम की बातों को सुन राधिका जी कुछ भी नहीं बोलती है और अपना खाना खाने लगाती है। इस तरह अपने खाने को खत्म कर सभी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वहीं सिया अभी भी जग रही थी। सिया एक नजर राधिका जी को देखती है, जो सो चुकी थी। सिया उठकर धीरे धीरे कदमों से कमरे से बाहर आती है और नीचे हॉल में आ जाती है। वहीं सोफे में बैठ जाती है और एक नजर घड़ी में देखती है। रात की 11 बजे चुके थे। अभी भी कुशाग्र नहीं आया था। सिया गेट पर नजर जमाए वहीं बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो रोकने की कोशिश तो कर रही थी पर रुक नहीं रहे थे। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुन देती है, जैसे पीछे मुड़कर देती है। सक्षम कॉल में बात करते हुए आ रहा था। सर का मुझसे कनेक्शन टूट चुका है, 10 मिनट में पता करो सर के साथ वहां क्या हो रहा है। मैं अभी आ रहा हूं। इतना बोल जैसे सामने देखता है। सिया को देख शॉक्ड हो जाता है। सक्षम अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? और कुशाग्र जी को क्या हुआ? मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? क्या बात, आपने तो मुझे खुश कर दिया। इतना बोल मिस्टर कपूर को वही छोड़ आगे चला जाता है और जाकर सोफे में किंग की तरह बैठ जाता है। कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन मिस्टर कपूर को थोड़ा अजीब लगता है। वो इन बातों को इग्नोर कर पीछे मुड़ते हैं और कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोले, तुमने मेरी बेटी को अपने घर रखा और उसका अपने परिवार की तरह ख्याल रखा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। इतना बोल आकर कुशाग्र के सामने बैठ जाते हैं। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र बोला, ये आपने सही कहा। इतना बोल वहां खड़ी दो लोगों को देखता है, जो भी खड़े थे। उनकी आंखों के खौफ को देख कुशाग्र बोला, हेलो एवरीवन, आप लोगों को मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों मेरे सामने कोई अच्छी और फायदेमंद डील रखते हैं, तो मैं आपकी कंपनी में अपने पैसों को जरूर इन्वेस्ट करूंगा। एक बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को करने से पहले अपना फायदा और नुकसान देखा है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। जहां मुझे फायदा मिलता है मैं वही बिजनेस करता हूँ, और फिर मुझे वहां के काम और वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, जो मुझे सही समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप भी बेझिझक अपनी बात मेरे सामने रख सकते। आप लोगों को मिस्टर कपूर ने लाया है और मुझे मिस्टर कपूर पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे मेरे फायदे के लिए ही करेंगे। आखिर हम दोनों ने बहुत साल एक दूसरे के साथ बिजनेस किया है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी है। इसलिए मैं 20% तो आपकी तरफ पहले से ही हूँ, बाकी 80% आप अपनी प्रेजेंटेशन से मुझे अपनी तरफ कर सकते हैं। इतना बोल कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुशाग्र की बातों को सुन वो दोनों खुद को नॉर्मल करते हैं और उनमें से एक बोला, हेलो, मेरा नाम अरमान सक्सेना है और ये मेरे बिजनेस पार्टनर गौरव शुक्ला। हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। हम दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया था। हमारी कंपनी थोड़ी छोटी है, पर हम अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो हम आपको 50% प्रॉफिट आपको देंगे और 50% हम रखेंगे। उन दोनों की बातों को सुन कुशाग्र बोला, आप दोनों किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं? कुशाग्र की बातों को सुन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिस्टर कपूर की तरह देखने लगते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ देखते देख मिस्टर कपूर जोर से हंसते हैं और बोले, कुशाग्र, तुमने ही तो कहा था तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बाकी चीजों से नहीं, तो फिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर कपूर की बातों को सुनकर कुशाग्र ने कहा, प्रॉफिट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं किस चीज में अपने पैसे को लग रहा, वो सब भी जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं सब कुछ अच्छे से जान जाऊंगा तभी मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। आपके कहने पर मैं 50% में मान जाऊं। मैं इतना भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूं। वो क्या है ना, मैं बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूं। भले ही मेरे मिस्टर कपूर से अच्छे रिश्ते हैं, पर मैं बिजनेस में अपने रिश्ते नहीं निभाता। इसलिए आपको मुझे हर चीज की जानकारी बहुत अच्छे से देनी होगी, ताकि मैं बारीकी से सब कुछ सोच समझकर फैसला ले सकूं। कुशाग्र की बातों को सुन तभी गौरव ने कहा, हम दवाइयों को दूसरे देशों से लाते हैं और भारत में उन्हें सही दाम में लोगों को देते हैं। गौरव ने इतना बोला ही था
तभी मिस्टर कपूर बोले, बस बहुत हुआ। बिजनेस की बातें पहले हम थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे और उसके बाद बाकी की बातों को करेंगे। इतना बोल गौरव और अरमान को बैठने के लिए बोलते हैं। कुशाग्र शांत था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुशाग्र ने कहा, मिस्टर कपूर ठीक बोल रहे, आप लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाए, हम आगे की बात बाद में करते हैं। तभी मिस्टर कपूर ऑर्डर देते हैं, ड्रिंक लाई जाए। दो लड़कियां ड्रिंक लेकर आती हैं। ड्रिंक को सामने रख देती हैं और किनारे खड़ी हो जाती हैं। मिस्टर कपूर ड्रिंक को ग्लास में डालते लगते हैं। उन लड़कियों को देख मिस्टर कपूर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और बोले, आप हमारा मनोरंजन कर सकती हैं। मिस्टर कपूर कुशाग्र की तरफ ड्रिंक बढ़ते हैं। आप कुशाग्र नहीं, मैं ड्रिंक नहीं लेता हूं। आप मेरे लिए जूस मांगा दीजिए। कुशाग्र की बातों को सुन मिस्टर कपूर बोले, अगर तुम जूस पियोगे तो हम भी जूस ही पेंगे। इतना बोल मिस्टर कपूर बोले, एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आप हमारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आइए, हम सब आज वही पिएंगे। इतना बोल कुशाग्र की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। कुशाग्र अभी भी शांत बैठा हुआ था। करीब 10 मिनट बाद दोनों लड़कियां सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हैं। मिस्टर कपूर कुशाग्र की तरफ एक ड्रिंक बढ़ा देते हैं और बाकी गौरव अरमान को देते हैं और खुद भी लेते हैं। मिस्टर कपूर सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हुए बोले, क्या बात है, ये तो बहुत टेस्टी है। इस तरह गौरव अरमान भी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। कुशाग्र तीनों को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। तभी उन दोनों में से एक लड़की कुशाग्र के पास बैठने लगती है। तभी कुशाग्र बोला, सोचना भी मत, इतना बोल अपनी सर्द नजरों से उस लड़की को देखता है। कुशाग्र की आंखों को देख लड़की डर जाती है और 2 कदम पीछे चली जाती है। कुशाग्र बोला, आई एम मैरिड एंड मुझे पसंद नहीं कि मेरी वाइफ के सिवा मुझे और कोई भी टच करे। कुशाग्र की बातों को सुन दोनों लड़कियां अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। उन लड़कियों को डरा और घबराया देख मिस्टर कपूर बोले, आप दोनों यहां से जा सकती हैं। मिस्टर कपूर की बातों को सुन दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी मिस्टर कपूर कुशाग्र को देखते हुए बोले, अपना मूड खराब मत करो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता और एक सांस में पूरे ड्रिंक खत्म कर लेता है और अरमान और गौरव को देखते हुए बोल, जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए, मुझे यहां से जाना है। कुशाग्र की बातों को सुन दोनों हमें सर हिला देते हैं और अपनी जगह में खड़े होकर अपने लैपटॉप को आगे कर खोलते हैं और कुशाग्र के सामने करते हैं। कुशाग्र लैपटॉप देखने लगता है। तभी उसे अजीब सा फील होने लगता है और उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगता है। कुशाग्र अपनी आंखों को बंद कर खोलता है, पर उसे अभी भी सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। कुशाग्र जूस की ग्लास को देखते हुए बोला, ये जूस ही था। कुशाग्र की बातों को सुन मिस्टर कपूर बोले, हाँ ये जूस ही था, देखो हम भी इसे ही पी रहे हैं। कुशाग्र अपनी टाई को ढीली करते हुए बोला, तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। कुशाग्र की बातों को सुन मिस्टर कपूर मुस्कुरा देते हैं और बोले, क्योंकि तुम्हारी ग्लास में ड्रग्स था। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर कपूर जूस की एक सिप लेते हैं और हंसते हुए बोले, ओह सॉरी, मैं तो बताना भूल गया, जूस में ड्रग्स नहीं था, बल्कि तुम्हारी ग्लास में ड्रग्स था और अब धीरे धीरे तुम गहरी नींद में चले जाओगे। ये ड्रग्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ 5 सेकंड और तुम बेहोश, इतना बोल हंसने लगाते हैं। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र जैसे कुछ बोल वाला होता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो पीछे सोफे की तरफ टिक जाता है। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर तक तीनों कुशाग्र को बहुत ही गौर से देख रहे थे। वो अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। मिस्टर कपूर अपनी जगह से उठकर कुशाग्र के पास जाते हैं और उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोले, कुशाग्र कुशाग्र, तुम होश में तो हो, कुछ तो बोलो। कुशाग्र कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो अभी शांत था। कुशाग्र को ऐसे देख पीछे से एक आवाज आई, वो अब कुछ भी नहीं बोलेगा। इतना बोल कमरे में हंसी की आवाज गूंजने लगाती है। उस आवाज को सुन मिस्टर कपूर पीछे मुड़ते हैं और बोले, तुम यहाँ। मिस्टर कपूर की बातों को सुन एक दूसरी आवाज सुनाई दी, वो बस नहीं, हम सब यही है और कब से इसके सोने का वेट कर रहे थे। उस आवाज को सुन मिस्टर कपूर मुस्कुरा देते हैं और बोले, ये तुमने सही कहा, अगर थोड़ी देर ये और जागता तो मुझे अटैक आ जाता। इतना बोल गुस्से से कुशाग्र को देखते हैं। मिस्टर कपूर अपने सामने खड़े लोगों को देखते हैं और आगे आते हुए बोले, आज तो मजा आ गया, आप सब की मदद से हमने आखिरकार शेर को जाल में फांस ही लिया और अब इस प्लान का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है विशाखा को। तभी विशाखा आगे आते हुए बोली, सही कहा, इसने मुझे बर्बाद किया था, अब मैं इसे बर्बाद करूंगी हर तरह से, इसने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था। विशाखा रायचंद अपनी दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं भूलती है।
मैंने जितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी उतनी ही सिर्फ तुझे अपनी दुश्मनी भी निभाऊंगी, इतना बोल मुस्कुराने लगती है। तभी मिस्टर कपूर बोले, तुमने सही कहा। मैं कब से इसे बर्बाद करने के लिए बस एक मौके के लिए बैठा था, और आप सब ने मुझे वो मौका दे दिया। इतना बोल मुस्कुरा देते हैं और आगे आकर अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोले, मिस्टर राठौड़, आपके साथ काम करके मजा आएगा। मिस्टर कपूर के हाथ से हाथ को मिलते हुए सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा देता है और बोला, मिस्टर राठौड़ नहीं, आप मुझे राजवीर बुला सकते हैं। अब हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्ती होता है और हम सबका दुश्मन तो एक ही है। इतना बोल अपने पीछे देखते हुए बोले, क्यों सनाया, मैंने सही कहा ना? राजवीर की बातों को सुन सनाया आगे आते हुए मुस्कुरा देती है और बोली, बिल्कुल सही कहा। मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, पर बदले में मुझे क्या मिली? सजा, वो भी इतनी बदतर कि इंसान की रूह भी कांप जाए। इसकी वजह मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली। अरे मैंने क्या किया था? एक छोटी सी गलती, उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली कि एक पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वो तो भला है कि राजवीर मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और मुझे उस नर्क से निकाल दिया, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए इसकी कैद में कैद हो जाती। इस वक्त उस कमरे में कुशाग्र के हर दुश्मन थे। मिस्टर कपूर, राजवीर, सनाया और विशाखा, वही अरमान और गौरव भी थे। सभी कुशाग्र को ऐसे हालात में देख खुश हो रहे थे। सनाया बोली, मुझे पता था कुशाग्र को ऐसे फंसाना बहुत मुश्किल था, पर बिजनेस कुशाग्र लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो इस मीटिंग पर जरूर आता। मुझे यकीन था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। सनाया की बातों को सुन मिस्टर कपूर बोले, तुम बिल्कुल ठीक किया है। अरे मैंने इसकी हर तरह से मदद की, पर जब इसे सक्सेस मिली तो इसने मुझे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और मुझे वहां घाटे में छोड़ यहाँ इंडिया आ गया। आप सबको पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी खुद को और अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तब से मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं इससे अपने सारे बदले लेकर रहा हूं, मैं चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिस्टर कपूर की बातों को सुन राजवीर जी बोले, अरे इसने तो आपका बस नहीं, हम सबका जीना हराम करके रखा है। गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है, ना निकला जा रहा है, और रहा ना उलाला जा रहा है। जब से आया है तब से इसने मुझे एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दी। अब तो घर में भी जब देखे इसी का नाम गूंजता रहता है। नाग की तरह मेरी कुंडली में बैठ गया है। पहले इसके बाप ने मेरा जीना हराम किया, और अब बेटा कर रहा है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इतना बोल अपने हाथ में पिस्टल लेते हैं और कुशाग्र पर तान देते हैं। सभी गौर से राजवीर जी को देखते हैं। राजवीर जी बोले, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। अगर आज हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। वही पानी को अपने चेहरे पर पड़ने से विशाखा गुस्से से तिलमिल जाती है और खड़े होते हुए बोली, हाउ डरे यू? इतना बोल अपने समाने खड़े लोगों को देख गुस्से से घूरने लगाती है। वही सब उन लोगों ऐसे अंदर आते देख चौंक जाते हैं। कुशाग्र अपने चेहरे के पानी को पोंछते हुए खड़ा होता है और बोला, सिया तुम यहाँ। कुशाग्र की आवाज सुन सिया, जो विशाखा को गुस्से से घूर रही थी, कुशाग्र को देखती है और उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ को रख देती है और जल्दी ही दूर हो जाती है और बोली, आप ठीक तो है ना? कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। वही सिया को ऐसे देख सभी शॉक्ड थे। सक्षम और रितेश अपनी नजारे नीचे कर लेते हैं। वही सनाया सिया का ये रूप देख चौंक जाती है। वही सिया को कुशाग्र के इतना पास देख विशाखा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर तेरा पानी फेंकने की? इतना बोली थी। तभी सिया कुशाग्र को छोड़ विशाखा की तरफ देखती और बोली, हिम्मत की तो बात ही मत करना, वारना भोलेनाथ की कसम, जिस हाथ से कुशाग्र जी को छुआ था वो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। सिया का ये रूप देख सभी शॉक्ड थे। पहली बार सिया को इतने गुस्से में देखा। कुशाग्र खुद शांत खड़ा था। रितेश सक्षम के पास जाते हुए बोला, यार हमारी लेडी बॉस तो बिल्कुल बॉस की तरह है। डेविल। रितेश की बातों को सुन सक्षम उसे घूर कर देखता है। रितेश कुछ भी नहीं बोलता और अपनी नजरें नीचे कर सक्षम से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। वही कुशाग्र सोफे में बैठ जाता है और सिया को दिखाता है। सिया की बातों को सुन विशाखा गुस्से से तमतमा जाती है। पहली बार कोई लड़की उससे ऐसे बात कर रही थी। वो अपना आपा खो देखती है और गुस्से में अपना हाथ सिया को मारने के लिए उठाती है। तभी सिया उसके हाथ को हवा में ही रोक देती है और बोली, सोचना भी मत। इतना बोल सिया उसके हाथ को झटक देती है और एक जोरदार तमाचा विशाखा के गाल पर लगती है, जिससे विशाखा सीधे सोफे पर गिर जाती है। सिया के तमाचे की आवाज पूरे रूम में गूंज जाती। वही ये सब देख वहां खड़े गार्ड्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रितेश तो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था।
विशाखा अपनी जगह से खड़ी होती है और सिया को देखते हुए बोली, तुमने मुझे मारा। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की मेरे सामने औकात ही क्या है? तुमने विशाखा रायचंद पर हाथ उठाया है। इसका हिसाब तो तुम्हें करना ही होगा। इतना बोल सिया की तरफ बढ़ती है। तभी सक्षम आगे जाने लगता है कि कुशाग्र उसे अपने हाथ को दिखाकर रुकने का इशारा करता है, जिससे सक्षम अपनी जगह पर रुक जाता है और गौर से सिया को देखने लगता है। विशाखा जैसे ही सिया के पास आने लगती है, सिया बोली, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेगे। इतना बोल एक और जोरदार तमाचा विशाखा के दूसरे गाल पर लगा देती है। विशाखा इस बार नीचे जमीन पर गिर जाती है। सिया विशाखा को देखते हुए बोली, पहला तमाचा मेरे कुशाग्र जी के लिए गंदी नियत रखने के लिए और दूसरा तमाचा तुमको याद दिलाने के लिए कि वो मेरे पति हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे पति के कोई गंदी नजरों से देखे, और तुमने तो उसे छूने की गलती की दी है। जैसे इस वक्त तुम अभी जमीन पर गिरी हो, उसी तरह तुम्हारी सोच भी उतनी ही घटिया और गिरी हुई है। कितनी बार मैंने तुम्हें इग्नोर किया। अरे एक बार तो मैंने तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में सही तरीके से समझाया भी, पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में कोई बात घुसती ही नहीं है। अच्छी दिखने में हो, पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट भी हो, फिर भी तुम दूसरों के पति पर नजर रख रही हो। कितना नीचे लेवल है तुम्हारा। और मुझसे पूछती हो कि मेरी औकात क्या है। सिया गुस्से में जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। सिया की बातों को सुन विशाखा गुस्से में खड़ी होती और तेज आवाज में बोली, कुशाग्र को मेरे लिए चुना गया था। बीच में तो तुम आए हो। उसके दादाजी ने मुझे अपनी बहू के रूप में चुना था, ना कि तुम्हें। आज जिस जगह तुम खड़ी हो वो जगह मेरी थी, और मैं अपनी जगह लेने के लिए तुमसे लड़ रही हूं, तो मैं गलत कैसे हुई? सिया बोली, दादाजी ने आपको चुना था, कुशाग्र जी ने नहीं। उनकी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ मैं हूं। और मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, पर मुझे इतना पता है कि मेरी शादी कुशाग्र जी से हो चुकी है और मैं अब उनकी पत्नी हूं। इसलिए लास्ट बार वार्निंग दे रही हूं, अपनी लिमिट में रहिए, वरना मैं आप जैसे लोगों को आपके लिमिट दिखाना बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हूं, और मुझे कमजोर समझने की गलती से भी मत करिएगा। वही सिया की बातों को सुन रितेश धीरे से मन में बोला, कमजोर और आप हो ही नहीं सकता। इतना बोल हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही सिया एक नजर हाल में खड़े सभी लोगों को देखती है, जो इस वक्त अपनी आंखें बड़ी कर सिया को ही देख रहे थे। सिया का ये रूप देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्हें लगता था सिया एक कमजोर और मासूम लड़की है। वही सिया सबको इग्नोर कर कुशाग्र को देखती है, जो वही बैठा हल्का मुस्कुरा रहा था। पर सिया को देखते ही वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सख्त कर लेता है। सिया कुशाग्र के पास जाती है और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था? इतना बोल गुस्से से सभी को एक नजर देखने लगती है। कुशाग अपने चेहरे से सिया के हाथ को हटाता है और सिया के सामने खड़े होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसे पूछकर तुम यहाँ आए हो? कुशाग्र के सवालों को सुन सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, किसी से पूछकर नहीं आई हूँ। मैंने सुना आपको कुछ हुआ है, इसलिए मैं भी सक्षम भैया के साथ आ गई। सिया की बातों को सुन कुशाग्र घूरकर सक्षम को दिखाता है और बोला, तुमको पता था ना कि यहाँ के हालात कैसे हैं? फिर तुमने सिया को यहाँ लाने के बारे में सोचा भी कैसे? कुशाग्र की आवाज तेज थी, पूरे कमरे में गूंज जाती है। सिया तो एक पल के लिए सहम ही जाती है। वही सक्षम अपनी नजर नीचे किए हुए बोला, सॉरी सर, अगली बार में ध्यान रखूंगा। कुशाग्र बोलो, अगली बार बोलकर तुम कितनी बार गलतियां कर चुके हो और मैंने हर बार तुम्हारी गलतियों को इग्नोर किया। अगर तुमसे अपना काम नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है, वही नजरें नीचे किए खड़ा रहता है। वही सिया कुशाग्र को गुस्से में देख उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और धीरे से बोली, इसमें सक्षम भाई की कोई गलती नहीं है। मैंने जिद किया थी यहाँ आने के लिए, वो तो मुझे मना भी कर रहे थे, पर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, इतना बोली थी। तभी कुशाग्र अपनी तिरछी नजरों से सिया को दिखाता है। कुशाग्र की नजरों को देख सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और चुप हो जाती है। कुशाग्र बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इसलिए अभी तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात करूंगा पर बाद में। अभी के लिए तुम इसी वक्त यहाँ से घर के लिए जा रही हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी नजर ऊपर कर कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं यही रखूंगी आपके साथ, और जब आप मेरे साथ घर चलेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे आप कुछ भी बोलिए, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। इतना बोल चुप हो जाती है।
सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, कीप क्वाइट, एक शब्द भी नहीं। मुझे बेकार की जिद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। कुशाग्र रुक जाता है और बोला, एक और बात। अब गलती से भी अपने किसी भी ख्याल में मेरे लिए कोई गंदा ख्याल मत लाना। जब भी कोई गंदा ख्याल आए, इन तमाचों को अच्छे से याद कर लेना, सारे ख्याल उसी वक्त गायब हो जाएंगे। इतना बोल विशाखा के गालों को एक नजर देखती है, जहां अभी भी उंगलियों के निशान थे। इतना मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। सनाया को देखते हुए बोला, तुमको क्या लगा तुमको आजाद करने वाले मिस्टर राजवीर है? तो तुम गलत हो, तुमको अपनी कैद से निकालने वाला मैं खुद था। क्योंकि तुम एक जरिया थी जो मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंचा सकती थी। पर तुम अब मेरी किसी काम की नहीं। वही मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस्टर कपूर, आप जैसे इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। इन लोगों का साथ देने से पहले आपको अपनी बेटी के बारे में तो सोच ही लेना चाहिए, इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रही है। इतने दिनों से मैं आपकी बेटी को अपने घर में ऐसे ही नहीं रखा है, मैं जो भी करता हूँ उसका कोई एक वजह होती है, और देखिए आज आपकी बेटी मेरे कितना काम आ रही है। इतना बोल कुछ गुस्से मिस्टर कपूर की तरफ दिखाता है। मिस्टर कपूर अपने घुटनों के बल बैठ जाते और अपने हाथों को जोड़ रोते हुए बोले, प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ भी मत करना, वो बहुत ही मासूम है। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मासूम तो मेरी बहन कुशा भी थी, जिस पर अपने गोली चलवाए। अगर सिया बीच में ना खड़ी होती तो पता नहीं आज कुशा के साथ क्या हो जाता। इतना बोल गुस्से मिस्टर कपूर की तरफ देखता है। कुशाग आगे बोला, अगर बात मेरी होती तो मैं आपको एक बार माफी कर देता, पर आपने मेरी फैमिली पर निशान लगाया, जिसकी कोई माफी नहीं है। इतना बोल कुशाग्र चलते हुए मिस्टर राजवीर के पास जाता है और बोला, इज्जत दी जाती है। इतना बोल विशाखा को देखता है और बोला, इतवार कमाया जाता है। और सनाया को देख बोला, वफादारी दिखाई जाती है। और जब इन तीनों में धोखा देने की हिम्मत आ जाए तो मौत सजा नहीं, दुआ बन जाती है। इतना बोल कुशाग्र मिस्टर कपूर के माथे पर गोली रख चला देता है। गोली की आवाज से पूरा कमरा हिल जाता है। वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। कुशाग्र का ये रूप देख सनाया और विशाखा घबरा जाती है। सभी के चेहरे को देख कुशाग्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। ये सब देख राजवीर जी बोले, ये तुमने क्या कर दिया? कुशाग्र, तुम पागल हो गए हो, तुमने मिस्टर कपूर को मार दिया। राजवीर जी की बातों सुन कुशाग अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे धोखा और धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। और इस बार इसने गलती नहीं, गुनाह किया था, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ने वाला हूं? इतना बोल अपनी थी गुस्से से एक नजर राजवीर जी को दिखाता है। कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी डरकर 2 कदम पीछे चले जाते हैं और बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। राजवीर जी की बातों को सुन कुशाग्र जाकर सोफे में बैठ जाता है और अपनी पिस्तौल को देखते हुए बोला, एक वजह दीजिए आपको जिंदा छोड़ने की। क्या कहा था आपने मेरे पापा के लिए? मैं बिल्कुल उनके जैसा हूं। बिल्कुल सही, पर एक चीज मेरी और मेरे पापा में अलग है। वो आपको अपना भाई समझकर हर बार छोड़ देते थे, पर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ना मुझे रिश्तों पर और ना ही रिश्तेदारों पर यकीन है। अगर मेरे पापा ने आपको सही समय पर सही सबक सिखाया होता तो आज वो जिंदा होते। भले ही सबको लगता है कि आपका मेरे पापा के मर्डर में कोई हाथ नहीं है, पर मुझे यकीन है आपने ही सब कुछ किया है। बस एक सबूत और सब कुछ खत्म। कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी का गला ही सूख जाता है। पहली बार उन्हें कुशाग्र की आंखों में अपनी मौत दिख रही थी। कुशाग्र एक नजर विशाखा, सनाया और राजवीर को देखता है और बोला, तुम सबको पता है मिस्टर कपूर को इतनी आसान मौत क्यों मिली है? क्योंकि मेरी बीवी और मेरी बहन को कुछ हुआ नहीं था। उन दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता, मैं मिस्टर कपूर को ऐसी मौत देता कि उनकी रूह भी कांप जाती। इतना बोल सनाया को देखता है। सनाया घबराई हुई खड़ी थी, उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। सनाया की ऐसी हालत देख कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, तो मिस सनाया, आपने क्या डिसाइड किया? आपको मौत चाहिए या जिंदगी? इतना बोल सनाया की तरफ अपनी सरदर्द नजरों से देखा है। कुशाग्र की बातों को सनाया बोली, क्या क्या मतलब है इन बातों का? कुशाग्र अपनी हाथ में ली हुई गन को टेबल में रख सनाया की तरफ बढ़ा देता है और बोला, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन इस गन को लो और खुद को गोली मार लो, और दूसरा ऑप्शन, तुम फिर से मेरी कैद में चली जाओ। वैसे एक और बात, तुम्हें जितना भगाना है आज की रात तुम भाग सकती हो, पर कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगी, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं तुम्हें अपनी कैद में कैद कर दूंगा और तुम जिंदगी भर वही तड़पती रह जाओगी।
और अगर तुमने खुद को मार लिया तो ये तुम्हारे लिए सरल और आसान रास्ता होगा। इतना बोल शैतानी मुस्कुराहट के साथ सनाया को देखा है। कुशाग्र की बातों को सनाया घबरा जाती है और बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सनाया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक छोटा सा टेलर तो तुमने अभी ही देख लिया। इतना बोल मिस्टर कपूर की तरफ इशारा करते हैं। मिस्टर कपूर की लाश को देख सनाया घबराई नजरों से कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र अपनी घड़ी को देखते हुए बोला, 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, अच्छे से सोच समझा कर डिसीजन लेना। यहाँ दूसरी तरफ सिया क्लब से बाहर आती है और गुस्से से क्लब के गेट को घूरने लगाती है। सिया को ऐसे देख रितेश सिया के पास आते हुए बोला, हेलो मैम। रितेश की आवाज को सुन सिया उसकी तरफ देखती है और धीरे से बोली, हेलो। रितेश जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी सिया अपने हाथ को आगे करते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है और बोली, प्लीज मुझे मैं घर जाने के लिए मत बोलिएगा। मैं नहीं जाने वाली हूँ। सिया की बातों को सुन रितेश बोला, ओके, मैं आपसे ये बात नहीं बोलने वाला था। रितेश की बातों को सुन सिया रितेश को देखते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? और फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? रितेश सिया को देखते हुए बोला, क्योंकि सर ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बुरा ना माने तो? रितेश की बातों को सुन सिया बोली, हाँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? रितेश ने कहा, आप बहुत स्ट्रांग है, आप तो किसी से भी नहीं डरती है। आपने आज क्या तमाचा मारा, मुझे तो ये सब देखा मजा ही आ गया। आप बिल्कुल हमारे बॉस की तरह ही हैं डेविल। रितेश की बातों को सुन सिया अपने हाथ को देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आपने सही कहा, मजा तो मुझे भी बहुत आया। इतना गुस्सा था मेरे अंदर, एक साथ निकल गया। पहली बार मैंने किसी को अपनी लाइफ में मारा है, वो भी इतना तेज। इतना बोल सिया रितेश को देख मुस्कुराने लगती है। रितेश बोला, आप कमाल की हैं, आपने जैसी एंट्री मारी और उसे लड़की के चेहरे पर पानी फेंका, ये सब देख मैं तो शॉक्ड ही रह गया। सच में आप तो किसी से नहीं डरती। इतना पल सिया को देखने लगता है। रितेश की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं भी डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। सिया की बातों को सुन रितेश ने कहा, पर किसे मैम? सिया मुंह बनाते हुए बोली, आपने खडूस डेविल बॉस से एक नंबर की साडू है, जब देखे सादा सा मुंह बनाकर इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों पर अपना हुक्म चलाते रहते हैं। इतना बोल गुस्से से रितेश को देखती है। रितेश बोला, ये आपने सही कहा, बॉस डेविल तो है, इसलिए सभी उन्हें डेविल किंग के नाम से बुलाते हैं। जब बॉस गुस्सा होते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि उनके सामने कुछ बोल सके। पर मैंने सिर्फ आपको देखा है, जो हमारे बॉस के सामने बोलती भी है और अपनी बात भी रखती है। आप, मुझे पता चला बॉस ने आपको क्यों चुना है, आप हमारे बॉस के लिए परफेक्ट है। रितेश की बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं। रितेश ने कहा, थैंक यू, मैं एक आप है जिसने पहली बार मुझे अच्छा बोला है, वरना। सिया रितेश को देखते हुए बोली, वरना क्या? रितेश ने कहा, वरना जब देखो सर मुझे डांटे ही रहते हैं और सक्षम मुझ पर हुक्म चलता रहता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक नंबर एक खड़ूस। रितेश की बातों को सुन सिया बोली, नहीं सक्षम भाई बेचारे ऐसे नहीं है, वो तो कुशाग्र जी के साथ रहते रहते उनकी तरह हो गए हैं। रितेश थोड़ी देर सोचता है और बोला, आप ठीक बोल रही हैं, सक्षम तो कुछ हद तक ठीक है। वैसे आप कैसे फंस गए इन लोगों के साथ? रितेश बोला, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। सिया, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, आपकी कहानी सुन सकती हूँ। रितेश मुस्कुराते हुए, आप सच में सुना चाहती है? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, हाँ सच में। रितेश, तो चलिए मैं शुरू से सुनाता हूँ। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ कमरे में कुशाग्र एक नजर विशाखा को देखा है और बोला, तो मिस विशाखा, आप मुझसे बदला ले रही थी? ओह, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, तुम्हारा बदला तो अधूरा ही रह गया। मैं तुमको एक मौका दूंगा, तुम मुझसे बदला ले सकती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। मेरी बीवी के तमाचे में वैसे ही तुम्हारे सारे दिमाग के पुर्जों को अच्छे से हिलाकर रख दिया है, अब मेरा टॉर्चर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पर तुमने मुझे छुआ है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इन उंगलियों से तुम मुझे छू रही थी, अगर मैं तुम्हारी इन उंगली को भी काट दूं तो कैसा रहेगा? इतना बोल मुस्कुराने लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा घबरा जाती है और अपनी उंगलियों को देखते हुए बोली, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विशाखा की बातों को सुन कुशाग्र बोला, इतना कुछ देखने के बाद तुमको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करता था, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता।
इतना बोल सक्षम की तरफ देखा है और बोला, सक्षम मैंने जो कहा है मैडम को वो करके दिखा दो। यकीन शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिस विशाखा को मुझ पर यकीन है। कुशाग्र की बातों को सक्षम ओ के बॉस आपका काम हो जाएगा। कुशाग्र और सक्षम की बातों को सुन विशाखा बोली, सोचना भी मत, तुम्हें पता नहीं है मेरे दादाजी तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। कुशाग्र बोला, धमकी? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें लगता है अपनी हालत देखकर कि तुम मुझे धमकी देने के लायक हो? और रही बात तुम्हारे दादाजी की, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सक्षम दो गार्ड को कुछ इशारे करता है, जिसे दोनों गार्ड विशाखा को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। विशाखा चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पर उसकी आवाज सुने वाला वहां कोई नहीं था। विशाखा को उस कमरे से बाहर ले जाते हैं। तभी कुशाग्र अरमान और गौरव को देखते हैं। दोनों घबराए नहीं एक कोने में खड़े थे। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या बिजनेस था तुम्हारा दवाइयां का? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम लोगों दवाइयां की जगह जहर बेचते हो लोगों को। मुझे तुम्हारी कंपनी और तुम दोनों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। मैं तो देख रहा था कि तुम दोनों कितना हद तक नीचे गिर सकते हो। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम दोनों को मार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि तुम दोनों और तुमसे जुड़े लोगों को पकड़ उन्हें सजा दूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन अरमान और गौरव अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। कुशाग्र बोला, तुम्हारी माफी तो नामुमकिन है, पर तुम्हारी सजा जरूर काम हो सकती है। अगर तुम अपनी सजा से बचना चाहते हो तो तुमसे जुड़े इस व्यापार की हर इंसान का मुझे पता चाहिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि कितने लोग हैं जो खुद के फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। अरमान और गौरव बोले, हम आपको सब बताएंगे, बस आप हमें मरना मत। उन दोनों की बातों को सुन कुशाग्र अपनी जगह में खड़ा हो जाता है और सक्षम को देखते हुए बोला, इनको इनके सही ठिकाने तक पहुंचा दो। सक्षम ने कहा, ओके सर। इतना बोल सक्षम दोनों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। कुशाग्र भी वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर राजवीर जी पर जाती है, जो अभी भी खड़े होकर उसी को देख रहे थे। खुद को गुस्से से राजवीर को देखते हुए कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ रहा हूं? तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं तो बस आपको कुछ दिन के लिए आपको आपकी सांसें उधार दे रहा हूं, इसलिए अपने इन सांसों को संभाल कर रखिएगा। इतना बोल टेढ़ा मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र को ज्यादा देख राजवीर से गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और बोले, तू मुझे क्या मेरी सांसें उधार देगा? मैं खुद तेरी सांसें तुझसे छीन लूंगा, बहुत हुआ तेरा। इतना बोल जाने लगते हैं। तभी सनाया राजवीर जी का हाथ पकड़ लेती है और बोली, राजवीर मुझे बचा लो, कुशाग्र मुझे मार देगा, मैं उसकी कैद में वापस नहीं जाना चाहती। सनाया की बातों को सुन राजवीर गुस्से में बोला, तुम जैसी लड़की को मैं अपने पैर की जूती भी ना बनाऊं। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं कुशाग्र के खिलाफ तुम्हें यूज करना चाहता था, पर तुम किसी काम की नहीं निकली, और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम्हें जो करना है, जहां जाना है तुम जा सकती हो। सनाया राजवीर के हाथों को कसकर पड़ती है और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। कुशाग्र के खिलाफ तक चली गई सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो वो कुशाग्र मुझे मार देगा। राजवीर जी बोले, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, छोड़ो मुझे और जाने दो। इतना बोल राजवीर जी जैसे जाने लगता है। सनाया गुस्से में बोली, मिस्टर राजवीर सिंह राठौड़, ये मत भूलो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत है, अगर जिन्हें मैं मीडिया पर दे दिया तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और तुम आरस से सीधे फर्श पर आ जाओगे। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अगर खुद की इज्जत बचाना चाहते हो तो। सनाया की बातों को सुन राजवीर जी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वे पीछे मुड़कर सनाया को देखते हुए बोले, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी तो उसमें तुम्हारी भी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। राजवीर जी की बातों को सुन सनाया हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इज्जत भी नहीं, उसे तो तुमने पहले ही लूट लिया था, और अब अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। सनाया की बातों को सुन राजवीर जी सनाया के पास आते हैं और उसे देखते हुए बोले, तुमने सही कहा, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हालत को ना समझते हुए तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जा रहा था। इतना बोल सनाया को अपने गले से लगा लेते यहाँ कुशाग्र को गर्मी लग रही थी, तो अपनी टाई को ढीली करते हुए बोला, जल्दी करो, मुझे 10 मिनट में बिला पहुंचना है। रितेश एक नजर कुशाग्र को देखता है और बोला, ओके सर।
इतना बोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वही सक्षम सिया को देखते हुए बोला, सिया तुम मेरे साथ चलो। सिया हाँ में सर हिला देती है और चुपचाप सक्षम के पीछे चली जाती है। सक्षम गार्ड को देखते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ के काम को खत्म करो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। गार्ड जो के सर। इतना बोल चाले जाते हैं। सक्षम सिया के लिए कार का गेट खोलता है। सिया चुपचाप बैठ जाती है। सक्षम जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। सिया गुमसुम बैठी थी। सक्षम एक नजर सिया को देखा और बोला, सिया सर की बातों का बुरा मत मानना, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने ये सब बोल दिया। सक्षम की बातों को सुन सिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, बस वो मेरे साथ घर नहीं गए इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। सिया की बातों को सुन सक्षम ने कहा, तुम परेशान मत हो, वह कल तक में आ जाएंगे, आज वो घर नहीं जा सकते थे, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। सक्षम की बातों को सुन सिया बोली, मजबूरी कैसी मजबूरी? सक्षम एक नजर सिया को देखता है और बोला, मैं तुम्हें बात नहीं सकता पर तुम सर को समझने की कोशिश करो, आज उनका घर न जाना ही सही था। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, प्लीज भाई बताए ना कैसी मजबूरी है उनकी, मैं आपकी छोटी बहन हूं ना, अपनी बहन के लिए इतना नहीं करेंगे। इतना बोल सिया सक्षम के हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेती और बोली, प्लीज भैया बताए ना। सिया बहुत ही प्यार से बोल रही थी। सक्षम खुद को रोककर बैठा हुआ था। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सक्षम को देखते हुए बोले, प्लीज बता दीजिए ना, मैं उनको ऐसी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर मुझे घर नहीं जाना, आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनसे खुद पूछ लूंगी। सिया की बातों को सुन सक्षम बोला, नहीं मैं तुम्हें कर के पास नहीं ले जा सकता, तुम्हारे यहाँ आने पर ही सर बहुत गुस्सा थे। सिया अपने चारों तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो इधर से उधर चल रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसे महसूस कर वो अपने पीछे मुड़कर देखती है, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहम समझकर सिया फिर से आगे की तरफ चलने लगती है। कुछ दूर चलने पर सिया को अपने सामने कुशाग्र दिखता है, जो आंखें बंद किए सोफे में बैठा था। शीशे के वॉल और गेट की वजह से आसानी से कुशाग्र को देखा जा सकता था। कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कुशाग्र के पास जाने लगाती है। वही बार बार फोन बजाने से कुशाग्र इरिटेट हो जाता है और फोन उठाते हुए बोला, क्या है? मैंने कहा था ना मुझे आज कोई डिस्टर्ब मत करना। कुशाग्र ने इतना बोला ही था कि तभी उधर से सक्षम बोला, सर अंदर सिया आ गई है। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में बोला, क्या और तुम मुझे अभी बता रहे हो? इतना खड़ा होता कि उसकी नजर सामान्य सिया पर जाती है, जो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। सिया को ऐसे अपनी तरफ दौड़ता आता देखा कुशाग्र फोन को अपने नीचे फेंक दौड़ते हुए सिया की तरफ जाने लगता है। अपनी तरफ कुशाग्र को आता देख सिया के चेहरे पर स्माइल आ रही आती है। कुशाग्र अपनी फुल स्पीड पर दौड़ रहा था, वही सिया रुक कर जाती है। तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब लगता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसके पैर जमीन पर जम जाते हैं, उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी पूरी ताकत से कुशाग्र की तरफ दौड़ने लगाती है। मुझे पता है आप सबको सिया और कुशाग्र के एक होने का वेट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल का एपिसोड स्पेशल है। आपकी सबकी डिमांड पर सिर्फ रोमांस ही रोमांस होगा।